नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा। कुछ गैप के बाद आपसे मिल रहा हूँ और कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से मैं इधर कुछ तैयारी अपनी नहीं कर पाया। आज बात करते हैं केरल के भूस्खलन के बारे में। पिछले महीने की 30 तारीख को तड़के केरल के वायनाड जिले में हुए भयावह भूस्खलन के लिए इंसानी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा है कि केरल में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इंसानी गतिविधियों कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। देश के पहाड़ी इलाकों में कमोवेश ऐसी ही स्थिति देखी जा सकती है, जहां पर्यटन को बढ़ाने के साथ साथ इंसानी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन को नकारा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की हो रही घटनाओं के यही कारण हैं। वायनाड जिले के चूरलमाला और मुडक्कई गांवों में हुए भूस्खलन से 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों पानी के तेज बहाव में लापता हो गए और अभी भी मरने वालों की संख्या का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। विशेषज्ञों के अनुसार केरल को भूस्खलन और बाढ़ की आशंका वाले इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक सरकारी नीति शीघ्र बनानी चाहिए और ऐसे क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करने और पुनर्वास करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में सचेत रह सकें। उनका कहना है कि वायनाड जिले में जंगल और मिट्टी का आवरण कम होता जा रहा है। खदानों की खुदाई, निर्माण के लिए पहाड़ियों का समतलीकरण, व्यापक सड़क निर्माण और एकल फसल मतलब सिंगल क्रॉप की खेती के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत बारिश से भूस्खलन बढ़ रहा है। 4 साल पहले केरल में पुथुमाला भूस्खलन के कारण मिट्टी की पाइपिंग का उदय हुआ था। इस हाइड्रोलिक प्रक्रिया से भूमिगत सतह में हवा से भरी खाली जगह बन जाती है, जिससे अक्सर भूस्खलन व धंसाव होता है। पिछले 6 वर्षों में ही केरल में हुए भूस्खलन में करीब 300 लोगों की मौत हुई। ताज़ा त्रासदी से संकेत मिलता है कि भारी बारिश और बड़े भूस्खलन भविष्य में राज्य को परेशान करते रहेंगे। मुदक्कई और चूरन नाला में भूस्खलन में से संकेत मिलता है कि मिट्टी की पाइपिंग इसका कारण हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पुथुमाला उस स्थान से केवल 2 किलोमीटर दूर है जहां 30 जुलाई को भूस्खलन हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य भर में भूस्खलन के खतरे का सूक्ष्म स्तर पर मानचित्रण मतलब मैपिंग किया जाना चाहिए। केरल सरकार ने 2018 में राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद इन दोनों गतिविधियों को शुरू करने का वादा भी किया था। भारी बाढ़ के कारण वायनाड और इडुक्की जिलों में कई भूस्खलन हुए। दोनों जिले केरल के पश्चिमी घाट के हिस्से में हैं और पहाड़ी और जंगलों से घिरे हुए हैं। हालात यह है कि केरल में मौसम की चरम घटनाएं हर साल घट रही हैं, लेकिन इन घटनाओं से निपटने की दिशा में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। वायनाड में तैनात सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर PU दास ने बताया कि मानसून के चरम पर बारिश का पानी मिट्टी के नीचे चला जाता है, जिससे मिट्टी और चट्टानों के बीच का संबंध ढीला हो जाता है। इससे भूस्खलन होता है क्योंकि पानी से भरी धरती और बड़ी चट्टानें नीचे गिरती हैं। केरल वन अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक TV संजीव का कहना है कि अभी बारिश के कारण विभिन्न मानव जनित गतिविधियों के कारण भूस्खलन हो रहा है। उदाहरण के लिए चूरलमाला और
मुडक्कई में मोनोक्रॉप चाय बागान हैं और इस क्षेत्र में भीनमुट्ठी जलप्रपात के निकट होने के कारण पर्यटकों के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया गया है। केरल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भूस्खलन खतरा प्रोफाइल मानचित्र के अनुसार वायनाड जिले का 40% से अधिक हिस्सा भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील माना गया है, जिसमें चूरलमाला, मुंडाकाड और पुथुमाला सहित उपरी क्षेत्र विशेष रूप से गंभीर है। पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल का अनुमान है कि पूरे भारत में और विशेषकर केरल में, केरल से महाराष्ट्र तक पश्चिमी घाटी पर अत्यधिक तेज बारिश होने पर भूस्खलन के ऐसे खतरे हमेशा बने रहेंगे। केरल का लगभग आधा हिस्सा पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों से बना है, जिनकी ढलान 20 डिग्री से अधिक है, जिससे भारी बारिश के दौरान इन क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका बनी रहती है। केरल समेत पूरे पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक रणनीति बनाने के लिए 2010 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें जाने माने इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल के नेतृत्व में इस समिति ने पूरे पश्चिमी घाट को 3 इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में बांटा। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि इस क्षेत्र से किसी भी तरह की विकास परियोजनाओं की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, न खनन, न ऊर्जा संयंत्र और न ही कोई बांध बनने चाहिए। उद्योगों से जुड़े लोगों ने और राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया और बाद में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। फिर वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अगुवाई में एक और समिति बनाई गई, जो अप्रैल 2013 में बनी और उसने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के केवल 37% इलाके को ESA घोषित करने की ज़रूरत बताई। ESA मतलब इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया। सिर्फ वहीं खनन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, लेकिन इस पर भी कार्यान्वयन नहीं हुआ। आपको बताते चले, केरल में इतनी ज़्यादा बारिश के पीछे की वजह अरब सागर में डीप क्लाउड सिस्टम है, जो बादलों का एक तरह का तंत्र होता है, जिसमें कई बड़े बादल जमा होते हैं और इसकी वजह से भारी बारिश होती है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के भूविज्ञान विभाग के प्रमुख YP सुंदरवाल का कहना है कि सड़कों पर निर्माण सभी वैज्ञानिक तकनीकों के साथ किया जाना चाहिए। वर्तमान में हम देखते हैं कि सड़कों का निर्माण या चौड़ीकरण बिना उचित उपायों के किया जा रहा है। समस्या यह है कि योजना और कार्यान्वयन के बीच में एक बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, वर्षा पैटर्न बदल रहे हैं, तापमान में वृद्धि हो रही है और चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं। नीति निर्माताओं की क्षेत्र की भूविज्ञान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। विकास की बात से इनकार नहीं है, लेकिन विशेष रूप से उच्च हिमालय में पनबिजली संयंत्रों की क्षमता कम होनी चाहिए। नीति और परियोजना कार्यान्वयन में स्थानीय भूवैज्ञानिकों का शामिल होना जरूरी है, क्योंकि वे इलाके को अच्छी तरह से समझते हैं। वायनाड में हाल की बाढ़ और भूस्खलन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वास्तविक और तत्काल हैं। ये समय की मांग है कि हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को गंभीरता से लें और इसके खिलाफ ठोस कदम उठाएं। सतत विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समुदाय की भागीदारी ही हमें इन आपदाओं से निपटने और एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है।